आंसर एक एक करके सारे देखते जाते हैं, अपन को जो है वो ज्यादा परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से। पहला क्वेश्चन आ रहा है, अनाज दाल फल व सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? बताओ भैया क्या प्राप्त होता है हमको मेनली कोई भी खाने की चीजों से? केवल अनाज दाल फल सब्जियों से क्या, कोई भी खाने से हमको क्या प्राप्त होता है बताओ? प्रोटीन। प्रोटीन। और ये बगल में लिखा हुआ है आंसर, विटामिन खनिज लवण कुछ मात्रा में प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें जो है हमको खाने से प्राप्त होती हैं। तो बिल्कुल इजी सा आंसर था ये तो, है ना? कुछ में अलग होते हैं मात्रा, कुछ में अलग होती है। जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? जैविक और अजैविक कारक, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक जो फैक्ट रहते हैं वो कैसे फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर जैविक और अजैविक कारक पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर जो है जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग कीट और नीमेटोड। ये नीमेटोड क्या होता है? देखिए नीमेटोड क्या होता है, मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली। निमेटोड, सूत्रकृमि। ओ ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ छोटे कृमि होते हैं केचुए जैसे, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं इनको, फीता कृमि बोलते हैं इनको ही, है ना? ये माइक्रोस्कोप से व्यू है, माइक्रोस्कोप से ऐसे दिखाई देते हैं ये। तो जैसे मैगी होती है ना वैसे ही दिखाई देते हैं। ये अलग अलग टाइप है, इनके भी बहुत सारे प्रकार हैं। ये फीता कृमि या गोल कृमि होते हैं, इनको नीमेटोड बोलते हैं। तो ये जैविक कारक हो जाएंगे। और अजैविक कारक जैसे कि सूखा, क्षारता। सूखा किसको बोलेंगे? जब पानी नहीं गिरेगा। क्षारता मतलब कि ज्यादा क्षारी हो जाएगी मिट्टी जब, है ना? जलाक्रांति मतलब कि बाढ़। गर्मी मतलब गर्मी, ठंडी मतलब ठंडी। और पाला किसको बोलते हैं? किसी को पता है पाला पड़ना क्या होता है? रुई। नहीं, पाला रुई को क्या बोलते हैं? वो तो कपास को बोलते हैं ना। भैया मैं गांव साइड पाला को रुई बोलते। ऐसा है क्या? हाँ। लेकिन यहाँ पर जो खेती से जुड़ा हुआ पाला शब्द है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और पाला पढ़ना मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा सर्च करेंगे। पाला पड़ना, टू ग्रो अप, खेती में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये पाला पड़ना तो वो हो जाता है यार, पल्ले पल्ले पड़ना ऐसा वाला है ऊपर। नहीं नहीं, ये वो नहीं है यार। इसकी इमेज देखिए। इमेज? हाँ भैया आ गया था इमेज में। पाला को ओस, जहां तक कि ओस मेरे को भी समझ में आ रहा था कि ओस बोलते हैं। यहाँ पर देखो पाला पड़ना मतलब कि ओस जम जाना, इसके ऊपर जो है वो जो अपनी फसल रहती है ना उसके ऊपर ओस जम जाना, उसको बोलते हैं पाला पड़ना, है ना? उसके कारण से क्या होती है, पत्तियां पूरी मुरझा जाती है और फसल नष्ट हो जाती है पाला पड़ने के कारण से। तो पाला पड़ना मतलब कि ओस पड़ना, है ना? ये फसल के ऊपर बर्फ जम जाना जिसके कारण से फसल का नष्ट हो जाना, इसको बोलते हैं पाला पड़ना, है ना? मुझे भी आज ये वैसे पता था लेकिन कुछ कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर हो गई। तो पाला पड़ना मतलब कि उसके ऊपर जो ओस के जम जाना जिसके कारण से पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं, तो उसको बोलते हैं पाला। तो इस प्रकार से जैविक, जैविक मतलब कि कीड़े वगैरह लग जाना फसल में, और अजैविक मतलब कि ठंड, सूखा, बाढ़ आदि पड़ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन मेरे को क्लियर होगा, खेती को दोनों ही चीज प्रभावित करती हैं।
कीड़े लग जाना वो जैविक जैविक कारक होगा, और अजैविक कारक क्या होगा? बाढ़, सूखा, पाला पड़ना, ठंड, गर्मी, ये सारी चीजें जो है वो अजैविक कारक होगी। जैविक कारक में क्या आएंगे? सूक्ष्म जीव लग जाना, फीताकृमि लग जाना, इल्ली लग जाना, ये सारी जैविक कारक होंगे। तो फसल उत्पादन को दोनों ही प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। फसल सुधार के लिए ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण क्या है? ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोग को याद है किसी को? ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण, ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण क्वेश्चन के ऊपर ही आंसर है, नहीं याद है? हमको जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो उदाहरण के लिए खाने में फसल यूज करना है, तो खाने में जो है वो लंबे डंडे का क्या करेंगे अपन, उसकी लंबाई जो है वो कम रहना चाहिए, तो हम जो है वो उसकी लंबाई कम कर सकते हैं और खाने के लिए, ताकि वो गेहूं जो है वो अच्छी मात्रा में, नहीं तो उसके जो पोषक तत्व रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके तने में ज्यादा वेस्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटे तने वाली फसल उगाएंगे खाने के, जो खाने में यूज किया जा रहा है। जबकि उलट इसके, अगर हमको चारे की फसल चाहिए तो वहां पर हमें तना लंबा चाहिए, ताकि चारा ज्यादा से ज्यादा पशुओं को मिल पाए। तो हम जो है वो ऐसी फसल चाहेंगे जिसमें तना लंबा हो। तो ये क्या होगी, हमारी इच्छा के ऊपर हो गया ना। तो ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण वही है जिससे हम अपनी इच्छा के अनुसार फसल का उत्पादन कर पाए, है ना। जस्ट आपका आंसर यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अनाज वाले के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो। इस प्रकार शस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम अपनी इच्छा के अनुसार फसल उगा सकते हैं। चारे के लिए लंबी फसल और अनाज के लिए जो है वो छोटे तने वाली फसल। फिर उसके बाद बृहद पोषक तत्व क्या है और इन्हें बृहद पोषक क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा बृहद पोषक किसको बोलते हैं? मिट्टी में बृहद पोषक क्या होते हैं? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बृहद पोषक जो है मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं, क्योंकि इनकी जो है वो मिट्टी को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें बृहद पोषक तत्व बोलते हैं। बृहद मतलब ज्यादा, बड़े, पोषक मतलब पोषक, पोषक तो समझते हो ना वो, इनकी मिट्टी को ज्यादा आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म पोषक किसको बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक जिनकी मिट्टी को कम आवश्यकता होती है, मतलब इनके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलेगा फसल उत्पादन के लिए, ये तो जरूरी है ही, ये थोड़ी बहुत मात्रा में जरूरी है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? तो पोषक जाहिर सी बात है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, हवा से जो है वो कार्बन ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, मृदा पानी से जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और मृदा से बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व याद करते हैं। तो ये सारी टेबल जो है आप लिख सकते हो इसके आंसर में, बिल्कुल ईजी सी है। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने की खाद एवं उर्वरक के प्रयोग की तुलना कीजिए। खाद और उर्वरक की तुलना करना है कि इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। कोई बता पाएगा इसमें प्रमुख अंतर क्या है? खाद और उर्वरक में प्रमुख अंतर क्या है? भैया खाद प्राकृतिक रूप से बनती है और उर्वरक फैक्ट्रियों में बना है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जबकि खाद जो है वो प्राकृतिक रूप से बनती है। दूसरा एक और अंतर बता सकते हो कोई? और खाद और फर्टिलाइजर में कोई अंतर नहीं है क्या? एक अंतर तो बहुत सही है। सस्ते कौन होते हैं इसमें से? खाद। खाद सस्ती होती है और उर्वरक महंगे होते हैं, एक अंतर ये वाला भी हो सकता है। फिर उसके बाद तीसरा अंतर और क्या हो सकता है? खाद में जो है जो पोषक तत्वों का स्तर होता है वो कम होता है, पोषक तत्वों का स्तर कम होता है। और जो रसायन होते हैं मतलब फर्टिलाइजर होते हैं, उसमें जो है वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक पोषक तत्वों का स्तर बढ़ा सकते हैं, ज्यादा हो सकता है उसमें पोषक स्तर। एक अंतर ये, तीसरा अंतर ये लिख सकते हो। एक और अंतर क्या हो सकता है? पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचाता है और कौन नहीं पहुंचाता? आप ही आंसर दो। उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता। बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर जो है, पेस्टिसाइड जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को, जबकि खाद जो है वो पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो नेचुरल होते हैं, है ना। तो एक आंसर, एक अंतर ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से काफी है इतने। अच्छा एक और चीज है, जो खाद फर्टिलाइजर होते हैं वो जो है ज्यादा मात्रा में यूज कर लिए जाए तो मिट्टी के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
ज्यादा मात्रा में यूज के लिए जाए तो मिट्टी करने के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जबकि खाद जो है वो हानिकारक नहीं होते हैं, वो जो है वो प्राकृतिक रूप से उसकी जो लाभ के, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है खाद के उपयोग के लाभ दीर्घावधि है, लंबे समय तक जो है खाद जो है वो काम कर पाती है, जबकि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कुछ समय बाद जो है वो मिट्टी को हानि पहुंचा देते। तो एक अंतर ये भी हो जाएगा, सिंपल से अंतर है, आप प्रैक्टिकली याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, रटोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा, क्यों? किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई ना करे अथवा उर्वरक का उपयोग ना करे, इसमें लाभ होगा क्या? बीज अच्छा यूज किया उसने लेकिन सिंचाई नहीं कर रहा, वो ना ही फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, क्या उसको लाभ होगा, उसकी फसल अच्छी होगी, बताओ? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं होगी ना, जाहिर सी बात है। किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे और उर्वरक का उपयोग करे, तो इसमें फसल तो होगी, है ना। लाभ ज्यादा होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, अगले वाले ऑप्शन को देख के तय करेंगे हम, लेकिन इसमें फसल तो होगी, अच्छी होगी। सामान्य बीज का उपयोग किया उसने, सिंचाई भी करी और उर्वरक भी उपयोग किया हुआ है। किसान अच्छी किस्म के बीज का उपयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा विधियां अपनाए, ये सारी चीज करे, तो आप मुझे बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा फायदा उसको कब होगा? सी में। सी वाले में। सी वाला भैया। बिल्कुल सही है। काले में। अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग करे, सिंचाई भी करे, उर्वरकों का उपयोग भी करे और फसल सुरक्षा प्रबंधन भी अपनाए, है ना, जिसके कारण से उसको सबसे ज्यादा लाभ होगा। फिर उसके बाद फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण को अच्छा क्यों समझा जाता है? तो निरोधक विधियां का क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, निरोधक एवं नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण के पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना तथा धूमक का उपयोग, फ्यूमिगेशन का उपयोग किया जाता है, जिससे पीड़क मर जाए, सम्मिलित है। तो निरोधक विधियों में जो है हम क्या करते हैं, जिस स्थान पर स्टोर कर रहे हैं उसको, वहां की साफ सफाई कर देते हैं और फ्यूमिगेशन कर देते हैं। धूमक मतलब धुएं से जो है वो क्या कर देते हैं, वहां पर बैक्टीरिया रहित कर देते हैं, विषाणु रहित कर देते हैं, ताकि जो है वहां पर हमारा अनाज सुरक्षित रहे। तो वो तो जाहिर सी बात है। ये जो है वो इसको, उसके बाद जैव नियंत्रण की विधि मतलब कि वहां कीड़े ना लगे, कीड़े ना लगे उसके लिए क्या करते हैं, स्थान जो है सूखा होना चाहिए, बैक्टीरिया प्रूफ होना चाहिए, वहां नमी नहीं होना चाहिए, स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, जिसके कारण से क्या हो जाएंगे, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो जाहिर सी बात है ये कॉमन से क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा समझा जाता है इसको। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं? कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण से हम स्टोर करके रखते हैं कोई अनाज, तो वो खराब हो सकता है या फिर उसका नुकसान हो सकता है, कौन कौन से कारक हैं? तो पहला सबसे ज्यादा कारक है नमी। अगर अनाज में नमी लग जाएगी, नमी मतलब पानी की मात्रा लग जाएगी, तो उसमें जो है वो बैक्टीरिया पनप जाएंगे, उसमें जो है वो तिलुले वगैरह पनप जाएंगे, जिसके कारण से हमारे अनाज का नुकसान हो सकता है। दूसरा, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे चूहे यदि भंडार गृह में घुस जाएंगे तो वो क्या करेंगे, गेहूं के बोरों को जो है कुतर डालेंगे, जिसके कारण से पूरा अनाज जो है वो खाने लगेंगे, तो वो चूहे वगैरह हो जाएंगे, उससे भी हमको नुकसान हो सकता है। और बता सकते हैं और क्या नुकसान कर सकता है कोई स्टोर रूम को, और क्या परेशान कर सकता है? चूहे बता दिए मैंने, सूक्ष्म जीव बता दिए, वो परेशान कर सकते हैं। ये चावल में इल्लियां लग जाती है। हाँ वही सूक्ष्म कारक हो गए वो, तो ठीक है। भैया कीट जी। हाँ बिल्कुल। तो ये ही सब कारण है ना, यहाँ पर ये कारण लिखे हुए हैं, और भी ज्यादा कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु है। ये सारे जैविक कारक है। इस हानि के अजैविक कारक भंडार के स्थान पर उपयोग नमी और ताप का अभाव है। तो दोनों ही कारक प्रभावित करते हैं, जैविक भी और अजैविक भी। जैविक में क्या आते हैं? कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु, वही चीजें, खरपतवार लग जाना, सॉरी खरपतवार नहीं, वो जो सूक्ष्म जीव हो जाते हैं जिसको तिलुले बोलते हैं अपन, तिलुले लग जाना, पंखी लग जाना, उनको क्या, वो कौन से जैविक घटक है। और अजैविक घटक क्या है? नमी और तापमान। नमी और तापमान जो है वो फसल को जो है वो खराब कर सकते हैं। ये दोनों ही कारण हमारे लिए जो है वो उत्तरदायी है। कौन कौन से? जैविक और अजैविक, दोनों कारण जो है वो उत्तरदायी है हमारे भंडारण की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने में। फिर उसके बाद आगे आते हैं, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों? नस्ल सुधार करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो संकरण विधि का उपयोग किया जाता है ना। संकरण को यहाँ पर और कुछ ही नाम से बोला है क्या? नहीं, संकरण ही है, सही है, संकरण करवाया जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है,
नस्लों में सुधार किया जाता है। जैसे दूध देने वाली गाय होगी तो उसका जो है वो रोग प्रतिरोध क्षमता भी अच्छी चाहिए, तो हम जो है उसमें नस्ल का सुधार करते हैं। तो नस्ल का संकरण करवाने पर जो है वो हमें पशुओं की अच्छी किस्म प्राप्त होती है। निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। भारत में कुक्कुट मतलब कि मुर्गी पालन अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य, जो कुक्कुट मुर्गी के जो पंख होते हैं उसके पंखों का यूज जो है वो कई पशुओं के चारे में मिलाकर किया जाता है, क्योंकि खाने में जो है वो रेशे जरूरी होते हैं, फाइबर जिसको बोलते हैं, फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम तो खाते नहीं है, आप देखोगे अगर कोई मुर्गी खाएगा तो उसके जो वो जो पंख वगैरह रहेंगे वो साफ कर दिए जाते हैं, उसके अंदर की चीजें खाई जाती हैं। तो वो पंख वगैरह जो है वो पशुओं के चारे में मिला दिए जाते हैं, जिससे पशुओं को जो है वो रेशा मिल जाता है खाने में। हम भी खाते हैं, मनुष्य भी रेशा खाता है खाने में। रेशा मतलब फाइबर। जो हम पालक वगैरह खाते हैं ना, जो भाजी वगैरह खाते हैं, उसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और वो फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, पाचक होता है और बहुत हद तक फायदा करता है हमारी बॉडी के लिए। तो हम भी खाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो काम का नहीं है मुर्गी के बाल, है ना। तो उस बालों का यूज कहाँ करते हैं, जानवरों के चारे में कर लेते हैं, ताकि जानवरों को जो है वो फाइबर मिल जाए। रेशे को हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे फाइबर। फाइबर मनुष्य के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन कुक्कुट का नहीं। तो यहाँ पर कुक्कुट के रेशे का यूज जो है वो जानवरों के चारे के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद पशुपालन तथा कुक्कुट पालन की प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है। दोनों में सिमिलरिटी पता करना है। पशुपालन मतलब कि गाय और भैंस को पालना, और कुक्कुट पालन की मुर्गी पालन के प्रबंधन में समानता क्या है, क्या क्या सेम है दोनों चीजों में, क्या क्या सेम है। देखो, पहली बात, दोनों को ही जो है वो बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करना पड़ता है। दूसरी बात, ये समानता है, दोनों में समानता है ये चीज की। दूसरी बात, दोनों ही जो है वो उनको जो है वो सफाई वाले एरिया में रखना पड़ेगा। अगर गंदगी होगी तो दोनों ही बीमार होंगे। ठीक, दोनों को ही छावदार एरिया चाहिए, दोनों को जो है वो आप खुले में नहीं रख सकते या खुले में नहीं बांध सकते, वो बीमार हो जाएंगे, है ना। दोनों को ही खाने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बराबर मात्रा में कुक्कुट को भी चाहिए और पशु को भी चाहिए, है ना। ये जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन दोनों को ही चाहिए पड़ता है। मुर्गी पालन में भी पोषक तत्वों का प्रबंधन करना पड़ेगा, हालांकि खाना अलग अलग होता है लेकिन पोषक प्रबंधन तो चाहिए। तो ये सारी सिमिलरिटी है छोटी छोटी, जो कि दोनों में जो है वो समानता दर्शाती है। ब्रोलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है, इनके प्रबंधन के अंतर को स्पष्ट भी करो। तो सिंपल सी बात है, ब्रोलर काय के लिए पालते हैं बताओ। ब्रोलर मांस के लिए पाला जाता है, और लेयर मुर्गी काय के लिए पाली जाती है, वो अंडे के लिए पाई जाती है। तो दोनों के प्रबंधन में अंतर क्या हो जाएगा, जो ब्रोलर रहेगा उसका तन, जो बॉडी रहना चाहिए, उसका जो शरीर रहना चाहिए वो हट्टा कट्टा होना चाहिए। जब उसके अंदर मांस होगा तभी तो वो मांस के लिए लोग खाएंगे ना उसको। तो ब्रोलर को मांस उसके अंदर हट्टा कट्टा हो, इसके लिए उसके खाने में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, है ना। तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में होगा तो वो हट्टा कट्टा होगा, जिसके कारण से उसका मांस जो है वो लोग खाएंगे। अब लेयर को इसकी जरूरत नहीं है, लेयर की प्रजनन क्षमता अच्छी होना चाहिए। तो लेयर की प्रजनन क्षमता अच्छी बनाने के लिए उसमें दूसरे विटामिन की जरूरत होती है। तो लेयर को जो है वो विटामिन दिए जाते हैं, जिसके कारण से जो है उसकी अंडे देने की क्षमता जो है वो लगातार बढ़ सके। उसके मांस की जरूरत नहीं है, तो वो पतली रहे तो भी चलेगा, लेकिन प्रजनन क्षमता जो है वो अच्छी होना चाहिए, जिसलिए उसके खाने में जो है वो वही चीज शामिल की जाती है ना। और यहाँ पर रोग प्रतिरोध क्षमता की बात रही तो ब्रोलर को दोनों को ही लगभग बराबर रोग प्रतिरोध क्षमता की जरूरत पड़ेगी। और मेरे ख्याल से बस यही अंतर है। चिकन के लिए पाल रहे हैं तो उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, इसलिए प्रोटीन ज्यादा चाहिए उसको। इसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, इसकी प्रजनन क्षमता अच्छी होना चाहिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके। मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं, तो दो प्रकार से मछलियां प्राप्त करते हैं। एक तो समुद्र में समुद्र की मछलियां प्राप्त कर सकते हैं, या फिर साफ पानी से मछलियां पाल सकते हैं। और एक और जो इसको समुद्र मत्स्य की बोला जाता है, उसमें जो है मैरीकल्चर जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो है वो हम खुद से उगा रहे होते हैं, खुद का तालाब बनाकर। मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं, तो मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं, एक ही जगह पर हम 3 प्रकार की प्रजातियां पाल सकते हैं, और तीनों ही जो है वो अलग अलग एरिया में रहती हैं। उनका सबका अपना अपना खाना अलग अलग होता है, जिसके कारण से उनके आपस में जो है वो खाने को लेकर लड़ाई नहीं होती, और जो है वो एक ही एरिया में हम ज्यादा मछली पालन कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में मछली जो है वो पाल सकते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन का यही फायदा है ना। ज्यादा मछली पालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो मिश्रित मछली संवर्धन मैंने आपको बताया ही है। मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होना चाहिए, तो ऐच्छिक गुण मतलब कि कौन से वो होना चाहिए, वो उसकी किस्म में क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है
मधु की कीमत तथा गुणवत्ता मधुओं के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। तो अगर फूल अच्छे होंगे तो जो मधु इकट्ठा हो रहा होगा, जो शहद इकट्ठा हो रहा होगा, उसकी मात्रा भी जो है वो अच्छी होगी। उसके बाद जो है वो एक और चीज होना चाहिए उसमें अच्छे उत्पादन के लिए, वो डंक ना मारे, है ना। यहाँ पर जो है वो देखो, इटली में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत होती है, वो डंक कम मारती है, और निर्धारित छत्ते में ज्यादा समय तक रहना चाहिए, एक ही छत्ते में ज्यादा समय तक रहना चाहिए, और प्रजनन भी तीव्रता से करना चाहिए, नए नए बच्चे देने की क्षमता उसकी ज्यादा होना चाहिए। ये 3 चीजें होना चाहिए मधुमक्खी में, जिसके कारण से वो हमको फार्म हाउस में फायदा करेगी। कौन कौन से 3 गुण? पहला, डंक कम मारे, दूसरा एक ही छत्ते में काफी देर तक रहे, और तीसरा उसकी प्रजनन क्षमता जो है वो अधिक होना चाहिए। ये 3 गुण है जो कि मधुमक्खी में होना चाहिए। चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन के साथ कैसे संबंधित है? तो चारागाह इसको ही बोलते हैं, मधुमक्खियों की गुणवत्ता के लिए चारागाह अर्थात उन्हें मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां फूलों के मकरंद से पराग एकत्र करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद पर निर्भर करती है। तो चारागाह किसको बोलते हैं? ऐसा स्थान जहाँ पर फूलों से मधुमक्खियां जो है वो रसपान करती हैं, उनको जो है वो चारागाह बोला जाता है। बचे हुए जो है वो अभ्यास के प्रश्न हैं, और वो सारे प्रश्न लगभग कवर हो चुके हैं। बाकी की बात जो है इसको हम कल खत्म करेंगे चैप्टर को, आधा चैप्टर रह गया है। आज का टाइम इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की बात कल करेंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।